हेलो एवरीवन, here I'm back for the video lecture और आज अपन डिस्कस करना है स्पीड को। स्पीड सिंपल सी अगर आपको टर्म्स में बोलूँ तो हम किसी भी रेट ऑफ बॉडी चेंज, ठीक है, जो हमारे पास बॉडी मूव करती है उसका रेट क्या है उसको डिस्कस करते हैं। फॉर इंस्टेंस मैं आपको कहती हूँ कि मेरे पास सिंपल सी अगर एक टर्म में मैं बोलती हूँ, मैं 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चला रही हूँ, ठीक है। 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मतलब पर आवर के उस स्पीड से हम क्या कहते हैं कि हम गाड़ी ड्राइव करें। अब यहाँ पे डायरेक्शन आपको पता नहीं है, ठीक है। जब आपको डायरेक्शन नहीं पता होती तब आप उस चीज़ को स्पीड में डिस्कस करते हो। जहाँ पे आपको डायरेक्शन पता चल जाती है और स्पीड साथ साथ, मतलब रेट और डायरेक्शन दोनों का जब कॉम्बिनेशन हो जाता है तो वो वेलोसिटी हो जाती है, ठीक है। मतलब अगर मैं कहती हूँ कि मैं 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी तो हमारे पास स्पीड थी, ठीक है। हम आज जल्दी जल्दी डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं क्योंकि आज हमने इसको जल्दी से वाइंड अप करना है, ठीक है। 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हम डिस्कस कर रहे थे कि स्पीड है। अब 60 किलोमीटर पर आवर ईस्ट, जब वहाँ पे डायरेक्शन आपको पता लगेगी, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ एनीवेयर, ठीक है। जब आपको डायरेक्शन पता चल जाएंगी तो दैट मीन्स आपके पास डायरेक्शन के साथ साथ रेट पता चल रहा है, तो वहाँ पे आ जाती है वेलोसिटी, ठीक है। स्पीड है रेट जिस पे बॉडी मूव करी है विदाउट कंसीडरिंग अ डायरेक्शन, ठीक है। हम डायरेक्शन को जब कंसीडर नहीं करते हैं तब हम कहते हैं कि हमारे पास ये क्या है, स्पीड है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया है 60 किलोमीटर एन आवर की, ठीक है। अब स्पीड में ना कुछ चीज़ें हैं जो हमने डिस्कस करनी है, लाइक स्पीड वेरिएबल कब होती है, स्पीड यूनिफॉर्म कब होती है, स्पीड हमारे पास बेसिकली हमें पैसिव मूवमेंट के लिए क्या स्पीड चाहिए, हमें एक्टिव एक्सरसाइजेस के लिए क्या चाहिए, ठीक है। तो हम मेजरली कुछ चीज़ें डिस्कस करें। सबसे पहले देखते हैं हम यूनिफॉर्म स्पीड को, ठीक है। यूनिफॉर्म स्पीड का अगर मैं सिंपल टर्म्स में आपको मतलब बताऊं तो कंसिस्टेंट ट्रैवल डिस्टेंस पर यूनिट है। एक ही टाइम के अंदर जितना आप कंसिस्टेंटली ट्रैवल कर रहे हो, स्पीड का चेंज नहीं आ रहा जहाँ पे, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज यूनिफॉर्म। एक ही स्पीड चल रही है उसी यूनिट टाइम के अंदर, तो दैट मीन्स वो क्या कहलाती है, यूनिफॉर्म। अब यहाँ पे आपने स्पीड चेंज नहीं की थी, ठीक है। एक नॉर्मल स्पीड पे आप जा रहे हो जा रहे हो जा रहे हो जा रहे हो, जितने टाइम के लिए आप चलोगे तब तक आपकी स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म है। मतलब मैं गाड़ी ड्राइव करी हूँ, मैंने 60 किलोमीटर मतलब आप 60 की स्पीड रखी गाड़ी के अंदर। जब मैंने 60 की स्पीड रखी है गाड़ी के अंदर और मैं जितनी देर तक उस 60 की स्पीड को मेंटेन रख रही हूँ, दैट इज मेरी यूनिफॉर्म स्पीड चल रही है, ठीक है। जैसे ही मैंने उसको स्पीड को चेंज किया टाइम के साथ, ठीक है, कभी ज़्यादा हुई कभी कम हुई, वेरिएबल। अब यहाँ पे स्पीड को हम कहेंगे वेरिएबल स्पीड, ठीक है। हमने इसकी कंसिस्टेंसी को चेंज किया, ठीक है। तो मेजरली आप जब चेंज करते हो तो दैट चेंज इज कॉल्ड एज वेरिएबल, ठीक है। वेरिएबल कहा गया कि जैसे ही मैंने उस स्पीड को चेंज किया तो मेरे पास क्या आ गई, वो स्पीड अब वेरिएबल आ गई। यूनिफॉर्म कब थी, जब एक ही स्पीड के साथ मैंने गाड़ी चलाई। जब मैंने स्पीड को थोड़ा सा ज़्यादा किया, लाइक 60 से 70 पे गई या 60-65 पे, या 60 से नीचे आई 30-40-45, ठीक है। दैट इज़ कि मेरी स्पीड अब कंसिस्टेंट नहीं रही है, कभी चेंज हो रही है, कभी ज़्यादा हो रही है, कभी कम हो रही है। इसका आप क्या करते हो कि एक एवरेज निकाल लेते हो, उस स्पीड को आप कहते हो एवरेज स्पीड, और वो आप कैलकुलेट करते हो, ठीक है। सारी स्पीड्स को कंबाइन किया, फिर आपको पता है एवरेज निकालने का तरीका, आप उससे एवरेज निकाली और आपने उसको प्लस करने के बाद उसको डिवाइड कर दिया जितनी हमारे पास स्पीड्स थी, तो उनके सारे कैलकुलेशन आपके पास आ जाती है। ये हो गई यूनिफॉर्म और वेरिएबल स्पीड, ठीक है, जो हमारे पास स्पीड होती है यूनिफॉर्म, ठीक है। और सेकंड थी हमारे पास वेरिएबल। क्योंकि इन्होंने बहुत आपको लाइक चीज़ें बर्स्ट अप करके दी हुई हैं, तो मैंने आपको सिंपल सी टर्म्स में बताया कि अगर आप मैं कंसिस्टेंट डायरेक्शन में जा रही हूँ एक नॉर्मल स्पीड के साथ, तो मैं किस तरह से नॉर्मल स्ट्रेट रोड पे चल रही हूँ। अच्छा, अब हमारे पास आ जाती है रिलैक्स पैसिव मूवमेंट्स की स्पीड, ठीक है। रिलैक्स्ड पैसिव मूवमेंट्स की स्पीड, पैसिव मूवमेंट स्पीड के क्या मतलब है, शुड बी स्लो एंड यूनिफॉर्म होनी चाहिए हमारे पास, ठीक है। हमारे पास स्पीड स्लो यूनिफॉर्म होनी चाहिए, इसका मतलब आहिस्ता आहिस्ता है, और यूनिफॉर्म का मतलब कि जो कंसिस्टेंट एक में स्पीड में चल रही हूँ उसी में ही चलना है, मैंने चेंज नहीं करना पैसिव मूवमेंट की स्पीड को। अब पैसिव मूवमेंट थी क्या, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि पैसिव मूवमेंट जब थेरेपिस्ट खुद करा रहा है
या अब पेशेंट अपने दूसरे हाथ से कर रहा है, ठीक है, इस साथ अगर वो दूसरे हाथ से भी परफॉर्म करेगा उस लिम्ब की मूवमेंट, मैं कहती हूँ हाथ में मैं फ्लेक्शन या एक्सटेंशन करा रही हूँ, तो मैं क्या कर रही हूँ कि हैंड पे जब मैं फ्लेक्शन एक्सटेंशन करवा रही थी, मेरी स्पीड में चेंज नहीं आना चाहिए, ठीक है, एक स्लो और एक यूनिफॉर्म स्पीड बननी चाहिए ताकि रिलैक्सेशन को मेंटेन रख सकें, ठीक है, रिलैक्सेशन को मेंटेन रख सकें। तो मैंने एक स्लो और यूनिफॉर्म स्पीड के साथ काम कराया, बिल्कुल एक नॉर्मल स्पीड ली और उसकी कंसिस्टेंसी चेंज नहीं करनी, लाइक आपने ज़्यादा थोड़ी ज़्यादा नहीं करनी, एक नॉर्मल स्पीड के साथ, एक नेचुरल स्पीड के साथ आपने उसको परफॉर्म करवा दी पैसिव मूवमेंट। सेकेंड वन वॉज द स्पीड ऑफ एक्टिव एक्सरसाइजेस, ठीक है। अब एक्टिव एक्सरसाइजेस वो एक्सरसाइजेस थी जो हम कह रहे थे कि लाइक हमारे पास पेशेंट खुद परफॉर्म करते हैं। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें होती हैं जो डिफ्रेंशिएट करती हैं, मतलब तीन तरह से हम इसमें स्पीड को डिस्कस करते हैं, नेचुरल स्पीड, रिड्यूस स्पीड, इंक्रीज स्पीड, ठीक है। नेचुरल स्पीड हमारे पास वो स्पीड होती है जो हर बंदे की अलग अलग होती है, ठीक है। स्पीड ऑफ फॉर एक्सरसाइजेस हर बंदे की इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करती है, लाइक किसी में ज़्यादा है तो किसी में कम होगी, ठीक है। सो आपने ये सारी चीज़ें देखनी है कि कुछ लोगों में ये स्पीड नेचुरली ज़्यादा ही होती है, कुछ लोगों में नेचुरली कम होती है, तो इसका मतलब हर इंसान एक दूसरे से डिफरेंट है। तो जब इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल स्पीड वेरी करेगी तो आपने उसके अकॉर्डिंगली उसकी नेचुरल स्पीड को सेट करना है, ठीक है। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें मुझे स्पीड कम चाहिए, ठीक है, लाइक मुझे रिड्यूस स्पीड चाहिए क्योंकि पेशेंट की इतनी लाइक फुल रेंज ऑफ मोशन नहीं है और लाइक डैमेजिंग के चांसेस हो सकते हैं, कुछ और इश्यूज हो सकते हैं, तो मैं रिड्यूस स्पीड चाहती हूँ। अब रिड्यूस स्पीड का मतलब ये है कि मसल्स की एफर्ट ज़्यादा लग रही है, ठीक है, इंक्रीज मस्कुलर एफर्ट है, लेकिन एफर्ट और कंट्रोल है जो हमारे पास फुल रेंज ऑफ मूवमेंट को परफॉर्म करने में हेल्प आउट कर रहा है, ठीक है। अगर मैं कहती हूँ कि मैं कोई भी, आप सिंपल सी आपको एग्जांपल देती हूँ, मैं अपने हाथ को ना बार बार ऊपर नीचे करती हूँ एक रेगुलर स्पीड के साथ, एक नॉर्मल, एक रिड्यूस्ड, आहिस्ता आहिस्ता, तो मुझे पता है कि मेरा हाथ ऊपर जा रहा है तो इधर तक डायरेक्शन में या इतनी मूवमेंट उसमें आ रही है, नीचे जा रहा है। अब आप इसी को एग्जाम्पल लो तेज स्पीड के साथ करने के, लाइक तेज 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 तेज, समटाइम्स आपके बीच में ऐसा होगा कि इनएक्यूरेट या इनकम्प्लीट मूवमेंट्स आएंगी, ठीक है, इनएक्यूरेट और इनकम्प्लीट मूवमेंट्स जब आएंगी तो दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज कि हम कहेंगे अब हमारे पास ये इंक्रीज स्पीड हुई है लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी इनएक्यूरेसी आ रही है या ट्रिक मूवमेंट्स आ रही है, ठीक है। सो आप ये कहते हो कि हमारे पास जो सारी चीज़ें थी उनकी बेसिक चीज़ ये बैक साइड पे आई कि रिड्यूस स्पीड इफेक्टिव है ताकि आप फुली जो है ना फुल रेंज ऑफ मोशन अचीव कर लो, ठीक है। डिक्रीज इन स्पीड और रिपीटिशन मूवमेंट्स के साथ क्या होता है कि फुल रेंज ऑफ मोशन आप अचीव कर लेते हो, लेकिन जब वो इंक्रीज करते हो आप स्पीड, ठीक है, स्पीड इंक्रीज करने का मतलब है कि मसल्स के बहुत स्ट्रॉन्ग एफर्ट लग रही है, मोमेंटम जो है वो रेंज के अंदर है, लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ इनएक्यूरेसी आ रही है, कंप्लीट नहीं हो रही है मूवमेंट, ठीक है, इंक्रीज स्पीड। अब इसका मतलब यह है कि ऐसा नहीं है कि आप हर एक्सरसाइज में रिड्यूस स्पीड परफॉर्म करवाओ, सम एक्सरसाइजेज रिक्वायर्ड द इंक्रीज स्पीड ताकि आपके पास बेसिकली एफर्ट्स जो है मसल की वो हमें ज़्यादा अच्छे से बिल्डअप हो, ठीक है। विद टाइम जब आपको लगता है कि मसल की एफर्ट अच्छी हो गई है, मसल की हेल्थ अच्छी है, तो आप इंक्रीज स्पीड के साथ भी एक्सरसाइजेस परफॉर्म करवाते हो, इसलिए आपको यहाँ पे गाइडेंस दी गई है। लेकिन मैक्सिमली हम नेचुरल स्पीड या रिड्यूस स्पीड के साथ जा रहे होते हैं ताकि हम पेशेंट की कंडीशन को इम्प्रूव करा सकें, क्योंकि यहाँ पे सारी बात पेशेंट से रिलेटेड है, ठीक है। हमारे पास हमने पर्सन के ऊपर काम करना है, ठीक है, एक एक ह्यूमन बॉडी है, तो ह्यूमन बॉडी के ऊपर जब काम करना है तो आपको बहुत ज़्यादा वेरिएबिलिटी नज़र आएगी, आपको हर चीज़ डिफरेंट नज़र आएगी, पेशेंट टू पेशेंट भी आपको वेरी करती हुई चीज़ नज़र आएगी, हर इंडिविजुअल एक दूसरे से डिफरेंट है, ठीक है, ये बात हमें पता है, हर इंसान एक दूसरे से डिफरेंट है, तो उसकी मूवमेंट्स, उसकी रेंजेस, हर चीज़ उससे एक दूसरे से डिफरेंट होती है, कुछ में एनाटॉमिकल रिस्ट्रिक्शंस आ रही होती हैं, कुछ में नहीं होती, तो ये आपने चीज़ें नोटिस रखनी है, ठीक है। फिर हम कर रहे थे वेलोसिटी की बात, हमने वेलोसिटी की बात की, हमने कहा वेलोसिटी क्या होती है, बेसिकली जब आप डायरेक्शन और रेट को अगर एक कंबाइंड डिस्कशन करते हो, जैसे एरोप्लेन, मैंने आपको एग्जांपल दिया, एरोप्लेन ट्रैवल कर रहा है 1000 किलोमीटर एन आवर इन एन
ईस्टर्ली डायरेक्शन, ठीक है। सो हमारे पास जब 1000 किलोमीटर पर आवर के साथ उन्होंने आपको कह दिया कि ईस्टर्ली डायरेक्शन है, तो ईस्टर डायरेक्शन में या ईस्ट डायरेक्शन में हमारे पास बेसिकली मूव कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है, तो आपको पता चल गया कि आप किलोमीटर पर आवर भी आपको पता है और डायरेक्शन भी आपको पता है। तो ये दोनों चीज़ें जब कंबाइन डिस्कस हुई तब आपने क्या डिस्कस किया, वेलोसिटी को, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है वर्क। वर्क जो है हमारे पास सिंपल सी टर्म्स में जो डिफाइन होता है वो होता है कि आप कहते हो कि प्रोडक्ट होता है फोर्स एंड डिस्टेंस का, ठीक है, जो जॉल्स में हमारे पास या अर्ज में मैयर हो रहा होता है, ठीक है। सो हमारे पास जॉल्स में जब हमारे पास चीज़ मैयर हो रही है, ठीक है, तो हम उसको कह रहे हो कि हमारे पास मेजरली क्या टारगेट है कि फोर्स इनटू डिस्टेंस, ठीक है। फोर्स हमारे पास प्रोडक्ट फोर्स का और डिस्टेंस का जब हमारे पास कंबाइन आया, अब किसी चीज़ पे कोई फोर्स लग रही है, ठीक है, और वो कितना डिस्टेंस उस फोर्स के लगने की वजह से कवर कर रही है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज उस पर कितना काम हुआ, ठीक है। अब मैं कहती हूँ कि मेरी फोर्स लगी है एक पेशेंट को उसके हैंड को मूव कराने में। अब उस हैंड को मूव कराने में जो उसने सारी डायरेक्शन अपनी, या आप कहते हो जितना डिस्टेंस उसने कवर किया है, मतलब एंगल्स होते हैं ना आपकी बॉडी में, क्या हम डिस्कशन करते हैं डिग्रीज, ठीक है, आपकी फ्लेक्शन एक्सटेंशन की मूवमेंट डिग्रीज में होती है। तो उसने कितनी डिग्री डिस्टेंस कवर किया है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज कि उसके ऊपर कितना काम हुआ है। फोर्स और डिस्टेंस का जब कॉम्बिनेशन हम डिस्कस करेंगे, दैट इज बेसिकली वर्क, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है एनर्जी। एक बॉडी इट सेल्फ काम कितना कर रही है, कैपेसिटी फॉर वर्क इज बेसिकली कॉल्ड एज एनर्जी। आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन पे डिपेंड करती है, काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी पे डिपेंड करती है। किस पोजीशन में वो एनर्जी लग रही है वो पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, ड्यू टू पोजीशन। और किस तरह से वो वेलोसिटी की वजह से होती है, ड्यू टू एनी वेलोसिटी की हमारे पास कौन सी एनर्जी आ रही है, वो काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी फिर हम बता दें, पोटेंशियल एनर्जी आती है कैपेसिटी फॉर डूइंग वर्क बाय पोजीशन, विचर ऑफ पोजीशन, और बॉडीज कैपेसिटी फॉर डूइंग वर्क बिकॉज ऑफ इट्स वेलोसिटी, ठीक है। कितनी कैपेसिटी है बॉडी की काम करने की, उसकी वेलोसिटी पे अगर वो डिपेंड कर रही है, तो दैट इज काइनेटिक एनर्जी। मतलब आपकी दोनों एनर्जीज ये कह रही हैं कि अगर तो कोई पोजीशन है, ठीक है, जिसपे आपकी बॉडी किसी खास पोजीशन को, लाइक आप पोटेंशियल एनर्जी क्या होंगे कि आपकी बॉडी कोई काम कर रही है लेकिन वो किस पोजीशन में है, उस पर कितनी फोर्स लग रही है, उस पर कितना डिस्टेंस उसने कवर किया है, विद दैट उसकी कितनी एनर्जी लग रही है बॉडी की, हमारी बॉडी की, एक ह्यूमन बॉडी की, उस पोजीशन को अडॉप्ट करने में या अडेप्ट करने में, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ये है कि कितनी वेलोसिटी, मतलब उसके अंदर किस डायरेक्शन में वो जा रही है, डिस्टेंस और फोर्स के साथ जब वो डायरेक्शन के साथ डिस्कशन होगी, या आपके पास रेट किसकी स्पीड कितनी है, ठीक है, तो इन सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन काइनेटिक एनर्जी आती है, ठीक है। मतलब आपकी ह्यूमन बॉडी किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है, वो कौन सी फोर्सेस पे अप्लाई हुई है, कितनी स्पीड के साथ हुआ है, और कितना डिस्टेंस उसने कवर किया है, ऑल इज दैट काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब आपके पास आ गई पावर। पावर आपके पास क्या है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है। पावर क्या है आपके पास, रेट ऑफ डूइंग वर्क, जो हमारे पास जॉल्स पर सेकंड में मैयर होता है। मीजरली जॉल्स पर सेकंड हमारे पास जो हम टर्म्स यूज करते हैं वो जॉल्स पर सेकंड होती है, या फिर डिस्कस करते हैं अर्ज पर सेकंड्स, ठीक है। सो हमारे पास सिंपल सी जो टर्म्स थी पावर की, वो आपको बताई जा रही है कि क्या है, ठीक है, कितना टाइम लगा उस चीज़ को परफॉर्म करने में, उस काम को करने में, या कितनी एनर्जी एक्सपेंडिचर था, ठीक है, कितना आपकी एनर्जी लगी है उस काम को करने में, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज पावर, ठीक है। कितनी एनर्जी लगी है आपको कोई काम करने में, उसको हमने क्या कह दिया कि पावर। हर चीज़ ज़्यादा बढ़ती जा रही है, एनर्जी क्या थी आपकी, कितनी कैपेसिटी है, पावर क्या है, एनर्जी का एक्सपेंडिचर, कितनी एनर्जी लगी है, कितनी एनर्जी आपने एक्सपेंड किया है उसके ऊपर उस चीज़ को परफॉर्म करने में, वो दैट आपने उसके साथ टाइम भी एंटर करा दिया। तो आपके पास क्या आ गया, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज बेसिकली कॉल्ड एज पावर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज बेसिकली कॉल्ड एज आपके पास एक्सेलरेशन है। एक हमारे पास आ गई पॉजिटिव एक्सेलरेशन, जब वेलोसिटी एकदम से इंक्रीज होगी, ठीक है। अब वेलोसिटी का इंक्रीज क्या है, दोनों चीज़ों का इंक्रीज होना।
अब जो दो चीजें हमने इंक्रीज डिस्कस की थी वो क्या थी? एक इट्स सेल्फ उसका जो रेट था, सेकंड उसने जो डिस्टेंस कवर किया था। तो वो जो दोनों चीजें थी अगर वो इंक्रीज होती हैं तो दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज पॉजिटिव एक्सेलरेशन। जब वो दोनों चीजें कम होती हैं दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज डिसलरेशन। एक ह्यूमन बॉडी की अगर बात की जाए, अगर मैं किसी चीज के ऊपर मैं फॉर एग्जांपल मैं अपने आर्म को मूव करने के लिए एकदम से एक स्पीड और एक ही दिस डायरेक्शन में लेके जा रही हूँ, एक डिस्टेंस प्रॉपर कवर करवा रही हूँ, ठीक है, तो हमारे पास द डायरेक्शन हम कवर करें, ठीक है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, फॉर एग्जांपल फ्लेक्शन की डायरेक्शन थी, फ्लेक्शन में जा रहा था आपके पास आपका हैंड, ठीक है, और फ्लेक्शन परफॉर्म करने के लिए उसने क्या किया, साथ साथ अपनी स्पीड को भी देखा। तो हमने कहा कि अब हमारे पास वेलोसिटी इंक्रीज हुई है। जब वो अपनी वापस उस डायरेक्शन में वापस जा रहा है लेकिन उसने बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर तो किया है, हर चीज़ वैसी है, लेकिन अब उसने क्या किया कि रेट जो उसका चेंज ऑफ वेलोसिटी था वो कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगानी पड़ी, आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा एफर्ट उस अपनी वापस पोजीशन में जाने के लिए नहीं लगानी पड़ी। दैट इज बेसिकली कॉल्ड अ डिसलेशन। इसलिए कहते हैं यहाँ पे डिक्रीज हो रही है वेलोसिटी, क्योंकि आपके पास दोनों चीज़ें डिक्रीज हो रही हैं, ठीक है, आपके पास रेट भी, विद दैट आपके पास जो डिस्टेंस या डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में आप गए थे वो दोनों कम हो रही हैं, तो आपके पास क्या हुआ, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। ओके, ग्रेविटी। गलीलो एस्टैब्लिश दैट ऑल बॉडीज, हमारे पास ग्रेविटी को अगर हम सिंपल सी फॉर्म्स में डिस्कस करते हैं, अगर मूवमेंट अंडर ग्रेविटी हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास मूवमेंट जो हम परफॉर्म कर रहे हैं वो ग्रेविटी के अंडर कैसी है, तो गलीलो ने हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट किया था ना कि उन्होंने बॉडीज को, ऑल बॉडीज फॉल विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अंडर ग्रेविटी रिगार्डलेस ऑफ वेट, ठीक है। अगर एक ड्रॉप की उन्होंने हैवी बॉडीज फ्रॉम द लीनिंग टावर ऑफ पिसा एंड स्टैब्लिश द फैक्ट दैट ऑल बॉडीज हमारे पास irrespective of their weight are subject to be same uniform acceleration as they fall freely under gravity, ठीक है। सारे ऑब्जेक्ट्स हैवी बॉडीज थी, एकदम से उन्होंने नीचे फेंकी, तो रिगार्डलेस ऑफ देयर वेट, ठीक है, अभी यहाँ पे वेट को डिस्कस नहीं किया, रिगार्डलेस ऑफ देयर वेट उन्होंने कहा कि सारी बॉडीज एट द सेम टाइम सेम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ जमीन पे जाके गिरेंगी अंडर ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटी का जो पुल करने का इफेक्ट है वो सेम रहेगा। दैट इज बेसिकली अगर मैं आपकी बॉडी की कोई मूवमेंट परफॉर्म करती हूँ और ग्रेविटी उस पर एक्ट कर रही है, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि मैं मूवमेंट फ्लेक्शन में परफॉर्म करती हूँ तो मेरे पास ग्रेविटी एक्ट करेगी, एक्सटेंशन में करूंगी तो ग्रेविटी एक्ट करेगी। अब मैं फ्लेक्शन में परफॉर्म करी तो मुझे ग्रेविटी के बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना पड़ा, ठीक है। फ्लेक्शन की मूवमेंट कैसे होती है, मैं आपको एल्बो पे फ्लेक्शन बताती हूँ, तो आपके पास यूं है, ठीक है। एल्बो पे फ्लेक्शन कैसे है कि आपने आपने हाथ को या अपने आर्म को इस तरीके से फोल्ड किया, ठीक है, तो आपके पास क्या आई थी कि फ्लेक्शन आई थी। अब आप इस फ्लेक्शन को देखोगे तो आप अगेंस्ट ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटी का इफेक्ट आपके ऊपर यहाँ से लग रहा है, तो आपने अगेंस्ट ग्रेविटी को मूव किया तो आपके पास काम ज्यादा करना पड़ा। जब आपने इसको वापस लेके गए, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि आपने इसको वापस एक्सटेंशन की तरफ लेके जाना है, हाथ बिल्कुल सीधा करना है, ठीक है, मतलब इस सिंपल सी सीधी डायरेक्शन में आपने हैंड को लेके जाना था, या आर्म फोर आर्म को सॉरी फोर आर्म था, ठीक है, फोर आर्म को जब आपने वापस लेके जाना था तो तब क्या हुआ कि आपने बेसिकली क्या किया, हाथ को सीधा किया, बिल्कुल स्ट्रेट डायरेक्शन में 0 डिग्री पे आप वापस ले आए थे। तो यहाँ पे क्या हुआ, ग्रेविटी ने काम कैसे किया, अब आपको मसल की एफर्ट कम लगानी पड़ी और ग्रेविटी ने अपना इफेक्ट दिखाया और आपको हाथ इजीली नीचे की तरफ लाने में आसानी हुई, ठीक है। तो आपको ऊपर वापस करने में मसल्स की एफर्ट ज़्यादा लगेगी, लेकिन जब आप बॉडी को वापस लेके जा रहे हो तो आपकी एफर्ट कम लग रही है। यही उन्होंने बात की कि जब ग्रेविटी का इफेक्ट होता है किसी भी चीज़ के ऊपर तो वो एकदम से नीचे की तरफ जाती है, लेकिन उसको बॉडी को इटसेल्फ काम नहीं करना पड़ता, बॉडी का वेट लाइट हो जाता है और बॉडी को काम नहीं करना पड़ता, वो ग्रेविटी इटसेल्फ उसको अपनी तरफ खींच लेती है, ठीक है। तो ये मूवमेंट अंदर ग्रेविटी का उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है मोमेंटम। ओके, मोमेंटम हमारे पास हमें पता है कि क्या होता है कि मोमेंटम है क्वालिटी ऑफ मोशन, ठीक है। क्वालिटी ऑफ मोशन क्या है हमारे पास, के मास एंड वेलोसिटी,
ठीक है। मास इनटू वेलोसिटी इज बेसिकली क्वांटिटी ऑफ मोशन। अब हम मोमेंटम क्या कहेंगे कि जितनी हमारे पास कोई मोशन परफॉर्म करने की, मूवमेंट परफॉर्म करने की जो क्वांटिटी थी, हम क्वांटिफाई कर दिया, मास और वेलोसिटी को जब कंबाइन कर दिया, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज मोमेंटम। वेलोसिटी तो थी ही थी, अब इसमें मास भी ऐड हुआ, मतलब आपने वेट भी डाल दिया, तो दैट इज कॉल्ड एज मोमेंटम। द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोमेंटम विल जनरेट मूवमेंट स्लोली इन ए relatively heavy objects and more rapidly in a lighter objects। ठीक है। फोर्स रिस्पॉन्सिबल जो मोमेंटम है ना, वो जनरेट होता है मूवमेंट स्लोली। ठीक है। जितना अब आप इसके सिंपल सी जो आप टर्म्स लेते हो ना, हैवियर बॉडीज रिक्वायर मोर फोर्स। ठीक है। हैवी बॉडीज को ज़्यादा फोर्स चाहिए होती है अपनी मूवमेंट को स्टार्ट करने के लिए, बट गेन मोमेंटम स्लोअर देन लोअर बॉडीज, लाइटर बॉडीज। लेकिन मोमेंटम इनको जल्दी, या आप कह सकते हो कि स्लो मिलता है एज कंपेयर टू लाइटर बॉडीज। ठीक है। क्यों? क्योंकि आपने कहा कि इनका स्टार्ट स्लो है। ठीक है। स्टार्ट स्लो है तो इसकी फोर्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। हैवी बॉडी की फोर्स की रिक्वायरमेंट क्या है? ज़्यादा है। तो आपने कहा हैवी बॉडी को मोर रिक्वायर्ड होता है, या आप कहते हो कि फोर्स जो होती है स्टार्ट करने में वो ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है, और इसके साथ साथ बट गेन मोमेंटम स्लोअर देन द लाइटर बॉडी। हैवियर बॉडीज मोमेंटम स्लो गेन करती है एज कम्पेयर टू लाइटर। मतलब मैं कहती हूँ एक मेरे पास लाइट बॉडी है, एक हैवी बॉडी है। अब जो हैवी बॉडी है ना, वो बहुत स्लो मोमेंटम लेती है, क्योंकि उसके ऊपर फोर्स और मास दोनों का इफेक्ट ज़्यादा आ रहा है। ठीक है। क्योंकि फोर्स भी ज़्यादा चाहिए उसको मूव करने के लिए, वो दैट उसको क्या चाहिए, सेकेंड थिंग कि उसको उसका वेट भी ज़्यादा है, मास भी ज़्यादा है। तो वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी की बात करते हैं तो हमारे पास उसको रिक्वायरमेंट ही ज़्यादा है, तो उसका मोमेंटम क्या होगा कि स्लो होगा। ठीक है। आहिस्ता 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 बढ़ेगा। लेकिन लाइटर बॉडीज का क्या होगा कि जल्दी जल्दी जल्दी। तो इसी तरह से अगर आप देखोगे कि आपकी बॉडी अगर, जैसे आप इसमें सिंपल से मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, एक बंदा है जिसकी हैवी बॉडी है, उसको ले काम ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ती है उसको अपनी आप बॉडी को मूव करने के लिए, एज कम्पेयर टू जो थोड़े लीन लोग होते हैं, मतलब जिनके वेट कम होता है, उनको इजीली उनकी बॉडी की मूवमेंट्स अचीव करने में हेल्प आउट होते हैं या हेल्पफुल होता है। ठीक है। सिंपल सी एग्जांपल दिया, क्योंकि हम पहले बैक साइड्स पे कॉन्सेप्ट्स काफ़ी डिस्कस हो चुके हैं, मैं आपको सिर्फ एक गो थ्रू दे रही हूँ कि लाइक हमारे पास क्या क्या होता है। इनर्शिया जो रेजिस्टेंस किसी भी मोशन या रेस्ट की स्टेट में चेंजेस ला रहा है, जो रेजिस्टेंस आपको मिल रहा है, लाइक मैं कहती हूँ मैं किसी भी बॉडी को मूव करा रही हूँ, उसके बीच में कोई रेजिस्टेंस मुझे फील होगा, दैट इज कॉल्ड एज इनर्शिया। अ बॉडी एट रेस्ट stay at rest, a body moving body continues unless acted upon by a force। सिंपल सा इसका प्रिंसिपल है। एक बॉडी है, रेस्ट पे है। एक गाड़ी खड़ी है, रेस्ट पे है, तो वो रेस्ट पे है। जब मैंने उसको चला दिया तो वो उसकी फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितनी चल रही है। ठीक है। अदर देन दैट, जब तक उस पर मैं ब्रेक नहीं लगाऊंगी, कोई फोर्स एक्ट नहीं करूंगी, वो रुकेगी नहीं। ठीक है। वो चलती जाएगी, मूविंग। ठीक है। मूविंग बॉडी क्या थी, वो चल रही थी, क्योंकि मैंने एक बार उसको स्टार्ट दे दिया, एक फोर्स लगा दी थी। अब जब तक वो खुद नहीं रोकोगे, आप ब्रेक नहीं लगाओगे, दैट इज वो रुकेगी नहीं। सिंपल सी आपके पास एग्जाम्पल ये थी। यहाँ पे आपको जो एग्जाम्पल दी गई है वो रेलवे ट्रैक की दी गई है। ठीक है। कि आपके पास रेलवे ट्रक जो होता है उसमें रेजिस्ट करते हैं स्टार्टिंग में, बट मूव कॉन्टिन्यूसली वंस इन मोशन। ठीक है। स्टार्टिंग में आपको बड़ी बहुत ज़्यादा, मतलब आप रेलवेज में जाते हो तो आपको लगता है ना कि आहिस्ता 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 स्टार्ट हो रही है और काफ़ी शोर होता है। ठीक है। आहिस्ता 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 स्टार्ट होती है, क्योंकि उसको फोर्स बहुत रिक्वायर्ड होती है एक स्टार्ट लेने में। जब बॉडी स्टार्ट हो गई है तो वो कॉन्टिन्यूसली मोशन में जा रही है, क्योंकि उसकी वो रेजिस्टेंस, वो रिस्ट्रिक्शन वो हट जाती है। फिर वो एक ही रेजिस्टेंस कॉन्टिन्यूस मोशन में जाना शुरू कर जाती है। अब ओवरकमिंग इनर्शिया, ठीक है, इनिशियली रिक्वायर्ड एफर्ट। ठीक है। वीक मसल है, उसको बहुत काम करना पड़ता है, जाहिर सी बात है आप उसको असिस्टेंस दोगे। अगर पेशेंट है ना वो परफॉर्म नहीं कर सक रहा कोई मूवमेंट, तो आप क्या करते हो, आपको उसको मोशन को असिस्ट भी करना पड़ता है, आप उसको हेल्प करते हो। आप उसकी जो वो रेजिस्टेंस आ रही है ना उसके मसल की, मतलब एक टाइटनेस है, एक फीलिंग ऑफ टाइटनेस है, एक रिस्ट्रिक्शन है, उसको कम करने के लिए एक वीक मसल को आप पहले स्टार्टिंग में असिस्टेंस दोगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके एफर्ट इंक्रीज कराओगे, और फिर जब एक बार वो एक जो रेजिस्टेंस वाला, वो जो एक टाइटनेस वाला सिचुएशन थी उसके मसल की, जब वो ख़त्म हो जाती है, या जॉइंट की,
जब वो खत्म हो जाती है ना, तो तब आपके लिए चीज को इम्प्रूव कराना बहुत ईजी हो जाता है। लेकिन एक वीक मसल का स्टार्ट बहुत मुश्किल होता है, इसलिए आप इनर्शिया को डिस्कस करते हो, ठीक है। ये चीज याद रखना कि मैं आपको इसलिए गाइड करती हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि आप क्यों ये पढ़े और आपका इससे बेसिकली बॉडी से, लिविंग बॉडी से क्या रिलेशन है, ठीक है। हम यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने बहुत सी एग्जाम्पल्स दी होती है और वो बहुत ज्यादा लाइक आपकी रिक्वायर नहीं होती, ठीक है। आपको इतनी डिटेल, इतनी आपको मेजर की बैक साइड पे पता होना चाहिए कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। लास्ट डेफिनेशन, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या है? फोर्स अपोजिंग मोशन बिटवीन सरफेसेस, ठीक है। फ्रिक्शन क्या थी? कि जो फोर्सेस थी जो अपोज कर रही थी मोशन बिटवीन सरफेसेस, या जो सरफेसेस आपके पास आ रही थी, ठीक है, दोनों के बीच में एक खास, देखो दो बोन्स हैं, दोनों को अगर मैं एक दूसरे के करीब लेके आती हूँ तो वो क्या करेंगी, एक फोर्स जनरेट करेंगी जो एक दूसरे को, अगर मैं सिंपल सी दो बॉडीज कहती हूँ ना, हम दो पेन को एक साथ रखते हैं, हमने ये पहले भी बात डिस्कस की हुई है। दो पेन एक साथ रखते हैं और उनको एक साथ रखने के बाद अगर मैं आहिस्ता आहिस्ता उनकी मूवमेंट करती हूँ, थोड़ी देर के बाद आप देखोगे कि वो दोनों ना एक खास सी रिस्ट्रिक्शन, एक आपको फोर्स सी फील होगी, एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे होंगे, उसको कहते हैं हम फ्रिक्शन, ठीक है। अब दो तरह की फ्रिक्शन होती है, एक लिमिटिंग होती है, एक डायनामिक होती है, ठीक है। अपोजिंग, ठीक है, जो चीज आपकी बॉडी को एक से दो सरफेसेस को एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करने से अपोज कर रही है, दैट इज कॉल्ड एज फ्रिक्शन, ठीक है। अब मैं आपको सिंपल सी, जो सारी इस का इतने ज्यादा बड़े पैराग्राफ की बात थी, ठीक है, वो ये थी, दो तरह की रिस्ट्रिक्शंस है, लिमिटिंग, डायनामिक। लिमिटिंग क्या करती है कि जस्ट बिफोर स्लाइडिंग बिगिंस, ठीक है, वो लिमिटिंग होती है। आहिस्ता 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 होती है कि अभी स्लाइडिंग स्टार्ट नहीं हुई होती, बहुत लाइट 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 सी फ्रिक्शन होती है, ठीक है। डायनामिक क्या होती है कि जब मैं लाइक रेस्ट में भी, लिमिटिंग क्या होती है, रेस्ट में भी समटाइम्स आपको फ्रिक्शन होती है, फील। डायनामिक क्या होती है, जब आप कोई मूवमेंट परफॉर्म कर रहे हो, आपको लगता है कि थोड़ी सी ना फ्रिक्शन आपको फील हो रही है किसी जॉइंट के अंदर, या कहीं पे आपका मसल, किसी मसल की, आपकी बोन के साथ कोई फ्रिक्शन हो रही है, ये बेसिकली कॉल्ड एज, आप क्या कहते हो कि फ्रिक्शन होती है, ठीक है। अब रिडक्शन मेथड, आपको यहाँ पे जो रिडक्शन मेथड दिया वो क्या दिया, पॉलिश सरफेसेस, टैल्कम पाउडर, ऑयल, सस्पेंशन टू ईज मूवमेंट, ठीक है। तो आपको अब इसमें से क्या समझ आ रहा है कि ये फ्रिक्शन, क्योंकि आपको बताया गया कि अगर नॉर्मली आपकी किसी चीज के, लाइक अगर मैं कहती हूँ कि कोई भी दो सरफेसेस है और वो बहुत टाइट हो रही हैं, आपने कभी नॉब्स देखी है, वो जैसे पुराने लोग बहुत ज्यादा लगाते होते थे, अगर आप ऐसी कोई चीज हो, या आपके कहीं दरवाजे के अंदर, दरवाजा जो है आपके घर का, ठीक है, उसके अंदर कहीं साइड पे जो हिंज से लगे होते हैं, ठीक है, खोलते बंद करते हो जब आपको हिंज फील होता है, वहां पे ऑयल देते हैं, ठीक है, पुराने लोग देते थे। तो वहां पे ऑयल दिया जाता था ताकि उसकी जो वो एक फ्रिक्शन सी आ जाती है, थोड़े टाइम के बाद वो आवाज भी देता है, समटाइम्स वो एक दूसरे के साथ, मतलब सही से दरवाजा नहीं खुल रहा होता, तो उसको ऑयल दिया जाता है ताकि उसके उस फ्रिक्शन को रिड्यूस किया जाए, उसमें एक ऑयल सी या एक लिक्विड से उसकी मूवमेंट दी जाए। यही आपकी ह्यूमन बॉडी के अंदर होता है, ठीक है। आपकी दो बोन्स हैं, दो बोन्स के बीच में कार्टिलेज होती है, कार्टिलेज के साथ साथ वहां पे सिनोवियल मेम्ब्रेन है, साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। मेजरली साइनोवियल फ्लूइड का ये काम होता है कि आपकी जो दो बोन्स हैं उनके बीच में कोई रिस्ट्रिक्शन ना आने दें, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज, आप रिडक्शन मेथड कहते हो। आपकी बॉडी का, ह्यूमन बॉडी का इट्स सेल्फ रिडक्शन मेथड जो है, वो साइनोवियल फ्लूइड है, वो दो बोन्स को एक दूसरे के साथ बेसिकली फ्रिक्शन नहीं परफॉर्मेंस में। इसी तरह से आपकी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स, ठीक है, डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच में कुछ ना कुछ ऐसे ऐसे आपके पास बॉडी के अंदर फ्लूइड्स हैं डिफरेंट एरियाज में, जहाँ पे आप कहते हो, जैसे आपके पास प्लूरल कैविटी होगी, ठीक है, सिंपल सी आपकी लंग्स के इर्द गिर्द होती है एक लाइनिंग जिसको आप कहते हो प्लोरा, वो उसको कवर करती है। वो दो लेयर्स में डिवाइड होती है, राइटल और विजरल, ठीक है। दोनों जो होती है ना वो कनेक्ट होती है, लेकिन दोनों के बीच में, ठीक है, दोनों के एक मिड एरिया में वहां पे कुछ फ्लूइड प्रेजेंट होता है। तो उन दोनों को, ताकि वो एक दूसरे के साथ फ्रिक्शन ना प्रोड्यूस कराएं, इसलिए उसको वहां पे प्रेजेंट होता है। उसकी रिडक्शन क्या होगी, बेसिकली आपकी बॉडी में इश्यूज क्रिएट करेगी, फ्रिक्शन आएगी, ठीक है। तो ये रिडक्शन मेथड जो आपको यहाँ पे बताए गए हैं, टैल्कम पाउडर, ऑयल, सस्पेंशन, ठीक है, यहाँ पे जो आपको यहाँ पे बताए गए हैं, ठीक है, ये आपको बताए गए हैं कि आपके पास जो अभी आप एग्जाम्पल्स डिस्कस कर रहे हो, ठीक है,
लाइक आपकी ह्यूमन बॉडी के अलावा, ठीक है, जो आप लिविंग या नॉन लिविंग्स के अंदर कहते हो कि आप टेल्कम पाउडर यूज कर लो, आप ऑयल यूज कर लो उसकी रिस्ट्रिक्शन को खत्म करने के लिए, ठीक है। इस तरह से कुछ सेफ्टी मेजर्स भी लिए जाते हैं, ठीक है, लाइक नॉन स्लिप सरफेसेस ली जाती हैं, फुटवेयर आप अच्छा पहनो, रबर एड्स होते हैं ताकि आप एक्सीडेंट वगैरह प्रिवेंट करवा सको, ठीक है। तो ये आपके पास इंक्रीज अगर आपके पास फ्रिक्शन हो जाती है, ठीक है, तो आपके पास कुछ सेफ्टी मेजर्स भी होते हैं, लाइक आपके पास आप नॉन स्लिप फ्लोर्स, जैसे मैंने आपको कहा, स्लोप्स में, स्टेयर्स में नॉन स्लिप फुटवेयर आप पेशेंट को गाइड करते हो कि आप ऐसे लो, वॉकिंग एड्स यूज करो, ठीक है। वो जो क्रचेस वगैरह आप यूज नहीं करते, स्टिक्स देखते हो लोगों को यूज करते हुए, बेसिकली वो इसी चीज के लिए होती है। इंक्रीज ऑफ फ्रिक्शन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सेफ्टी मेजर्स, ठीक है। तो कुछ चीज़ों में अब आपको, जैसे मैंने आपको पहले बात बताई थी ना कि लाइक आपने टैल्कम पाउडर यूज़ किया, आप साथ, ये तो रिडक्शन मेथड थे, बट समटाइम्स आपको रिक्वायर्ड होता है कि फ्रिक्शन चाहिए होती है, क्योंकि आपकी बॉडी इटसेल्फ कुछ फ्लोर, जैसे आपकी आप चलते चलते हो, ठीक है, और अगर आप फ्रिक्शन यहाँ पे आपकी फ्लोर के साथ नहीं होगी तो क्या होगा, आप स्लिप हो जाओगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा स्लिपरी आपको नहीं चाहिए। कभी आपने देखा हो कि फ्लोर के ऊपर कोई ऐसी चीज़ हो जिसकी वजह से आप स्लिप हो रहे हो, तो आपको वो रिक्वायर्ड नहीं है ना, तो वहाँ पे फ्रिक्शन चाहिए। लेकिन कुछ आपकी चीज़ों में फ्रिक्शन आपको रिक्वायर्ड नहीं है, तो आपको यहाँ पे देखना है कि रिड्यूस किस टाइम करनी है और ज़्यादा किस टाइम करनी है, ठीक है। सो सारी चीज़ों को आपने लेके चलना है। ऐसा नहीं है कि फ्रिक्शन सिर्फ रिड्यूस करनी है, आपने फ्रिक्शन को कई बार इंक्रीज भी कराना होता है। तो वहाँ पे आप नॉन स्लिप फ्लोर्स के लिए आप बेसिकली डिफरेंट गाइडेंस देते हो, नॉन स्लिप फुटवेयर पेशेंट ले ले, वॉकिंग एड्स यूज कर लें, ठीक है। इस तरह से रबर एड्स होती हैं आपके पास, आप डिफरेंट एरियाज या नॉन स्लिप सरफेसेस आप पेशेंट को गाइड करते हो कि आप ऐसी सरफेसेस पे चलें जो नॉन स्लिप हो, या ताकि एक्सीडेंट्स वगैरह को प्रिवेंट करा सकें, क्योंकि ओल्डर एजेस में ये बहुत ज़्यादा होता है कि बंदा गिर जाता है, क्योंकि आपके फॉल के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि आपका बैलेंस नहीं हो रहा होता। सेकेंड वन वॉज दैट कि आप मेंटेन नहीं कर सक रहे होते फ्लोर के साथ एक कांटेक्ट, ठीक है। वहाँ पे आप फ्रिक्शन डिवाइसेस देते हो, जैसे आप क्रचेस दे दी, वो आप डिफरेंट तरह से आप स्टिक्स देते हो, आप गाइड करते हो, ट्राईपॉड्स होते हैं आपके पास। ये सारी जो चीज़ें होती है ना, ये आपने पेशेंट को गाइड करनी होती है, ठीक है। तो ये सारी आपने देखनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज हमने फ्रिक्शन तक डिस्कस किया है। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि हमारे पास, हम लिवर्स को डिस्कस करेंगे, जो सिंपल मशीन, पेंडुलम्स, इलास्टिसिटी से रिलेटेड है। तो हम लिवर्स, पुलेस वगैरह को डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई चीज़ समझ नहीं आता कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। और ये थी बेसिक डेफिनेशंस।